हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम मोहित मिश्रा है और मैं यूट्यूब पे अपनी एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है या जो इस सीरीज़ का टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग के बारे में बताना। बेसिकली एसेस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हज़ारों किताबें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरी इस क्लास को या मेरे इन यूट्यूब की वीडियोस को जो है महत्वपूर्ण बनाता है या इम्पॉर्टेंट बनाता है या रेलेवेंट बनाता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि मैं जो ये क्लासेस में आपको बताने जा रहा हूँ या जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं इस बात को विश्वास दिला सकता हूँ कि किसी भी किताब में ये आपको नहीं मिलेंगी। देयर इज़ नो वन हु इज़ गोइंग टू टीच यू दीज थिंग्स। नंबर एक। नंबर दो, मैं खुद एक हिंदी भाषी परिवार से हूँ। घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती। सिक्स के बाद मैं बेसिकली पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, पर उसमें भी अधिकतर जो मेरे संपर्क में लोग थे वो अपनी आपस की बातचीत पे, आमतौर पे बातचीत में हिंदी में ही बोला करते थे। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन मैंने सीखा है या जो भी मैंने लिखने का तरीका सीखा है या जो भी मैंने निबंध के बारे में सीखा है वो अपने खुद की मेहनत से सीखा है। और इसीलिए मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ये काफ़ी रेलेवेंट है। बहुत सारे लोग जो देसी लड़के होते हैं, जो देसी लड़कियां होती हैं, जिनको निबंध समझने में दिक्कत होती है, जिनको पता नहीं होता है लिखना कैसे है, जो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, उनको मेरे इस उनको मेरी इस सीरीज से, उनको मेरे इस वीडियो से अच्छा लगेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा, मौजूद रहेगा, उनके लिए रेलेवेंट रहेगा। तीसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सीखा है और उससे मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। मैंने 2 जुडिशियल एग्जामिनेशंस कंप्लीटली क्वालिफाई किए हैं। मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरी फर्स्ट रैंक थी 2011 के आसपास। हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर 2012 में जिसका रिजल्ट आया था उसमें मेरी 7th रैंक थी, जो कि बाद में अपग्रेड होकर 4th हो गई। मैंने 3 बार यूपीएससी क्वालिफाई किया है। उसमें से एक बार यूपीएससी क्वालिफाई करके भी दैनिक सर्विस में काम कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी पढ़ाई की है, मैंने काफ़ी स्टडीज़ की है, मैंने कुछ बच्चों को इंग्लिश और उसके बारे में पढ़ाया भी है। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश में बहुत सही होने का दावा नहीं कर रहा। आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट इन व्हाट आई एम टीचिंग। पर मैं इस बात का दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उसे अगर आप खुले मन से सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसे आप खुले मन से सुनेंगे, अगर आप उसे सच में मुझे अपना शिक्षक मानकर सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली रेलेवेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगेंगी। तो चलिए हम क्लासेस के बारे में बात करना चालू करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस सेम। सबसे पहले कि ऐसे की इम्पोर्टेंस के बारे में, लेट अस टॉक अबाउट व्हाई ऐसे इज इम्पॉर्टेंट। Though it's a self fulfilling prophecy, everyone knows why it is important, everyone has an idea, but लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे पता था ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे हैड अ सफिशिएंट नंबर। द रीज़न वाई दे मेक यू राइट एन ऐसे इज दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट वेदर you are capable of articulating your thoughts, your opinions, your ideas into राइटिंग और नॉट। आप उसको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो एग्जामिनेशंस में ख़ासतौर पे जितने भी एग्जामिनेशंस जिनको मैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोलता हूँ, उनमें ऐसे भले वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसका अपना महत्व है। दूसरी चीज़, हम निबंध के बारे में जानते हैं कि जो लोग निबंध अच्छा लिखना सीख लेते हैं उन्हें भविष्य में भी अपने थीसिस, अपने आंसर लिखने में, बिकॉज राइटिंग की कला वही है दोस्तों, लिखने की जो कला है वो बेसिकली वही है। जब आप लिखने का एक तरीका सीख जाते हैं तो आप बहुत आराम से उसे दूसरे तरीके पे लगा सकते हैं। पर अगर आपने एक तरीका नहीं सीखा तो आप उसे दूसरे तरीके पे नहीं लगा पाएंगे। तो लिखने की कला वही है। तो इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स। ठीक है। उसके बाद मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो मेरे इन वीडियोस को देखने के बाद और जो मैंने बातें कही हैं उन पर अमल करने के बाद आपके नंबर्स में, आपके मार्क्स में
20 to 30% का इजाफा होना चाहिए कम से कम। और जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है और जिन लोगों की स्थिति सच में बहुत ख़राब है, उनके मार्क्स में अबाउट 100% का इजाफा होना चाहिए। मैं बीच बीच में कुछ ग्रामर एंड वोकेबलरी की टिप्स भी आपको देता रहूँगा ऐसे के साथ में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आप मेरी क्लासेस में आ रहे हैं तो आई वांट यू टू कम हियर विथ अ कम्प्लीटली ओपन माइंड। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न रहे, आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कीजिए। जो देसी हिंदी भाषी लोगों को मैं बहुत बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, जिसका मुझे गर्व है। मैं इंजा हॉस्टल में रहा हूँ, पर मैं इतने बड़े कॉलेज में नहीं रहा हूँ जैसे कई लोग कहते हैं कि स्टीफन या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी बड़े कॉलेज से मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह से लोग बात करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। मेरी भाषा साधारण और सरल है, पर मैं बताता हूँ कि यदि आप भी मेरे जैसे हैं, इफ़ यू ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक in English, if your parents or your family also does not speak in this language as proficiently as some of other of your friends do, then I can assure you, मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि you are going to enjoy and learn a lot from my, but I want you to be open, I want you to treat me like your teacher। सबसे पहली बात, मेरे इसमें मैं कुछ आपको मटेरियल हो सकता है ना मिले, बट मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको वार्निंग मतलब बातें बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते इसमें। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कुछ लोगों के एसेज या वो एग्जाम्पल हो सकता है दिखाऊँ और उनके निबंध दिखाऊँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन में लोग सक्सीड होते हैं हमेशा, और जो लोग नहीं होते, उनमें इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर हार्ड वर्क विच मेक्स अ डिफरेंस गाइस। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमेशा मेहनत से फ़ायदा नहीं होता। वो लोग जो हमेशा मेहनत को बहुत तवज्जो देते हैं या जो मेहनत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं आप मेहनत करते रहो, आपका इवेंचुअली सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं दोस्तों। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करने के तरीके पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए आपको एक पत्थर तोड़ना है, उस पत्थर को आप दूसरे पत्थर से तोड़ रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, पर अगर आप उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ रहे हैं तो आपको समय और कम लगेगा। हो सकता है आपके पास स्टोन क्रशर हो तो आपके पास समय और कम लगेगा। तो आपके जो टूल्स होते हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, आपकी जो टेक्निक्स होती हैं, आपकी जो वर्किंग स्टाइल होती है, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। बैल बहुत मेहनत करता है, पर बैल कितनी भी मेहनत करे, वो अपना सर कितनी भी बार दीवार के टूटने की संभावना बहुत कम है। पर अगर आपके पास में जेसीबी है तो आप उस दीवार को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क, बट इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वर्क इन द राइट मैनर। हम लोग जो फेल होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि दो वी वर्क हार्ड and we keep on working hard, we do not work hard on the way we work hard। हम अपने मेहनत करने के तरीके पे मेहनत नहीं करते और उसका परिणाम क्या निकलता है? We keep on repeating the same mistakes over and over again, over and over again। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है? जो हम करते आ रहे हैं वो हमेशा हमारी हैबिट्स के अंदर फॉर्म हो जाता है। वन समथिंग हमारी हैबिट्स में इनग्रेन्ड हो चुका है तो उसके बाद इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, बट दिस इज अ बिग फैलेसी गाइस, दिस इज अ बिग फैलेसी, बिलीव मी। सेकेंडली, उसमें से जो चीज़ों पे हम सेम रखते हैं वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन के साथ एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सबको ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हमसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई कुछ लिख ही नहीं सकता, हम महान हैं, हमारी बातें महान हैं। हमको ये लगता है कि हमें सब कुछ बहुत अच्छा आता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। हम में से अधिकतर लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सक्सीड नहीं कर पाते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग कहीं और सक्सीड नहीं कर पाएंगे, दे कैन बिकम ग्रेट इन मैनी थिंग्स, बट आमतौर पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफल नहीं हो पाते उनके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत बड़ी समस्या होती है। या तो बोलने के तरीके में इशू होगा, या उनके अंदर इस चीज़ में इशू होगा कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए, बोलने की टेक्निक में इशू होगा, ग्रामर में इशू होगा, वोकेबलरी का इशू होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेमिंग में इशू होगा। इस प्रकार के इश्यूज आमतौर पे रहते हैं। कई बार मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है परंतु
जिनके अंदर दूसरे फंडामेंटल इश्यूज होते हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। बिना गुड एक्सप्रेशन के, जिसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी और स्टाइल होती है, it is very difficult for us to get marks and ranks that we actually deserve. We may be very brilliant, but अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो हो सकता है हमको वो नंबर कभी ना मिले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी लाइफ में वी मे नेवर बी एबल टू पुट आवर पॉइंट अक्रॉस। आप जैसे देखते हैं कि जो जो बिगेस्ट डिग्रीज हैं, जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो परीक्षा होती है वो सबसे अधिक होती है। देर इज़ यूजली अ वाइवा, वो देर इज़ यूजली अ ग्रुप डिस्कशन, देर इज़ यूजली एन ऐसे राइटिंग, देर इज़ यूजली एन इंटरव्यू, और समथिंग like that happens in the highest paid jobs and the highest paid institutes. And what's the reason behind it? The reason is that it's everyone understands that to succeed in life, to succeed in especially these careers, it is quite important for everyone to be very good in communication skills, especially in written communication skills, because so far as competitive examinations go, it is your writing that matters. The person is not going to see you, the person is not going to know who you are, how good you answer, what a wonderfully well you dressed. मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। मैं जब तैयारी करने के लिए राहुल साइएस में गया था, लॉ की तैयारी करने के लिए, एंड बाय द वे इट्स अ ग्रेट कोचिंग, नो एंडोर्समेंट, बट इट्स अ ग्रेट कोचिंग, अ ग्रेट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट एनी पर्सन कैन एवर गेट। तो वहाँ भी जब मैं गया था तो मैं एमपी से था। अब इंग्लिश में बोल तो लेता हूँ और अभी थोड़ी और बेटर इंप्रूव हुई है, बट उस समय बोलता था, बट अटक अटक के बोलता था। अब दिल्ली में अगर आप जाएंगे और दिल्ली के कॉलेजेस और उसमें पढ़े हुए बच्चों से अगर आप मिलेंगे तो उनकी क्या स्वाव अंग्रेजी होती है, वाह! नो ऑफेंस इंटेंडेड, दैट इज़ अ ग्रेट स्किल एंड दे आर वेरी लकी टू हैव इट। बट मेरे अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे लगने लगा कि यार इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने बुद्धिमान लोग, पता नहीं इनके बीच में मैं सक्सीड हो पाऊँ कि नहीं हो पाऊँ, मुझे सक्सेस मिल पाए कि नहीं मिल पाए। पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ और उनमें से बहुत बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, तब मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ जो मैंने आज तक अपना मूल मंत्र बना के रखा हुआ है, वो ये कि इंसान किस तरह से बात करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी उसकी वर्तनी, उसके बोलने के तरीके, उसके अंदर बिहारी टोन है, उसके अंदर यूपी की टोन है, उसके अंदर मध्य प्रदेश की टोन है, कि उसके अंदर दिल्ली का स्वावनेस है, कि उसके अंदर जाट खड़ी बोली की टोन है, उससे उसकी बुद्धि का कोई रिलेशन नहीं है। बुद्धि, लिखने की क्षमता और जिस तरीके से कोई इंसान उसको बोलता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जस्ट बिकॉज कोई इंसान अच्छे से बोल रहा है, इसका कतई अर्थ नहीं है कि इंसान बुद्धिमान भी उतना होगा, उतना समझदार भी होगा, उसके अंदर बाकी जो बुद्धि के गुण होते हैं वो भी होंगे। तो यह भ्रम हमें अपने में ही पालना चाहिए। परंतु लिखने में वो इंसान निश्चित रूप से, उसे अगर वह सफलता प्राप्त कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो लिखने में 100% अच्छा होगा। देखिए, जैसे कि अभी भी हो सकता है आप में से कई लोग बोर महसूस कर रहे हों, या आप में से लोग बोर होने लगे, बट मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स। देयरफॉर एंड आई एम टॉकिंग एक्सटेम्पोर। मेरे यहाँ पे कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ। और आपको मेरी इन बातों को अपनी फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा, आपको मेरी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू डू वॉट आई वॉन्ट यू टू डू वॉट आई से। ओके, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि सर हम अपनी बोलने को कैसे बेटर कर सकते हैं, या हम अपने लिखने को कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं इसका भी जवाब आपको देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, बट नॉट टुडे, आज नहीं। I am going to tell you about what to be done, how is it to be done, but I am not going to tell you in this class. I will tell you eventually one of these classes. I will see मेरे इन वीडियोस को कितनी एक्सेप्टेंस मिल रही है, लोग इसको सुनना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं, लोग इसको जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते हैं। उसके बाद देयर इज सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि हाउ टू मेक नोट्स, उसके बारे में। फिर उसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम लोग चालू करते हैं, आज की जो बातें हैं वो चालू करते हैं कि जो आज का पहला लेसन है,
कि, और देखिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको मैं चाहूँगा आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसको देखिए। ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। निबंध एक बातचीत का या कम्युनिकेशन का, ये संवाद का माध्यम है। आप मानेंगे इस बात को? एवरी कम्युनिकेशन, इसके अंदर भी पार्ट्स हैं। एक तो बोलने वाला है, देर इज ए स्पीकर और अ राइटर इन दिस केस, देर इज अ रीडर and there is this information, and this information is traveling through a medium, कोई ना कोई माध्यम है, या तो रिटन माध्यम होता है या वो माध्यम होता है। बट ये ऐसे इज नॉट स्पीच, it is quite important to understand this distinction between any form of written communication and speech. देखिए जब हम बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में लगातार ख्याल आते जाते हैं और जो भी ख्याल आ रहा है हम उसको बोलते जा रहे हैं। बोलने में, दिमाग में ख्याल आने में और बोलने में कोई ख़ास अंतर नहीं होता, और बोलने का यही तरीका अपेक्षित समझा जाता है। बोलने में बहुत सारे आपके फिजिकल क्लूज होते हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, पर लिखने में ऐसा नहीं होता। लिखने में ऐसा हो भी नहीं सकता। लिखने में आप चीज़ों को लिख रहे हैं, ऐसे में आप चीज़ों को लिख रहे हैं, आप चीज़ों को बोल नहीं रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ऐसे लिखते हुए लोग और विद्यार्थी और जो छात्र करते हैं और जिनको ऐसे में कम नंबर मिलता है, वो ये कि वो निबंध को बोलने के जैसे लिखते हैं। दे ट्रीट ऐसे एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एज अ फॉर्म ऑफ स्पीच। इट इज नॉट स्पीकिंग, ये बोलना नहीं है। Essay is not saying something. Essay is writing something. Essay is, let me just tell you something. Essay is a deliberate and purposeful piece of formal writing. Essay is a deliberate and purposeful piece of formal writing. Okay. इसका मतलब you are forcing yourself to write upon something. It's deliberate. It's not instinctual. यह स्वतः स्फूर्त नहीं है। इसमें आपको सोचकर किसी चीज के बारे में लिखना है। It is purposeful. There is a purpose. The purpose is to bring your arguments across to the second person. So it is deliberate. It is purposeful. And in our case, the purpose is also to get good marks. And it is formal. What do we mean by formal? We do not use slangs. We do not use informal way of speaking. Hey, yeah. Or we do not use abbreviations unless until they are needed. We use full forms. We use proper way of writing in case of essay. So these are the three things that are very important. So first of all, you should remember that essay is not speech. Never when you are writing an essay, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। वो ये क्या नहीं करिएगा, क्या गलती नहीं कीजिएगा आप लोग? वो ये मत कीजिएगा गलती कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपके जो मन में आ रहा है वो आप लिखना चालू कर दीजिए। डोंट डू इट गाइस। अगर कोई आपने निबंध में जो दिमाग में आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना चालू कर दिया तो आप वहीं पे समझ लीजिए कि आपने गलती चालू कर दी, आपके नंबर कम हो गए। यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. You will not be getting good marks, guys. Not at all. There is no way you are going to get good marks. मतलब जब आपके दिमाग में, जब आप वहाँ पे रहते हैं, आप एग्जामिनेशन सिनेरियो में या कभी भी आपको किसी भी विषय के ऊपर लिखना है और निबंध आ रहा है या कुछ भी आपको लिखना है, तो सबसे पहला काम आपको ये नहीं करना है कि तुरंत लिखना. इंस्टेंटेनियस राइटिंग it should not be started. It should never be started. No one should be writing it instantaneously. Number one is, this is quite important. Second thing is,
Since it is not a form of speech, the first thing that you need to understand is that what is your purpose. आपका पर्पस क्या है जब भी कोई आपके दिमाग में ऐसे आता है, मतलब यू शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस ऑफ योर पर्पस. नंबर 1 आपका पर्पस है, ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स चाहिए. नंबर 2 आपका पर्पस क्या है कि आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप अपना पॉइंट इफेक्टिवली एफिशिएंटली यू वुड बी एबल टू पुट योर पॉइंट्स अक्रॉस. जब आप उसको अपनी बातों को जो आप तर्क देना चाहते हो बता पाओगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे. और तीसरी चीज़ जो कि निबंध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स डेलिब्रेट मतलब कि आपको सोचना है, बिना सोचे नहीं लिखना. आपको इसके बारे में इसका पूरा स्ट्रक्चर यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग इट. सो टू अचीव योर पर्पस it's quite important for you to first of all plan this thing and then start writing the same thing. Don't do it otherwise, guys. Don't do it otherwise. It will be very bad for you to do it. Okay? तो अब कैसे, जैसे सर आप लोग पूछेंगे कि एक बार कोई आप एग्जाम्पल दीजिए या बताना चालू कीजिए. तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको निबंध मिलता है बहुत ही साधारण 10वीं कक्षा के एक उदाहरण से हम चालू करते हैं कि विज्ञान, साइंस, अ बेन और अ बून. अब वेरी कॉमन, अब 50 बार इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है. इनफैक्ट इट्स सच अ बोरिंग टॉपिक. बट साइंस, अ बेन और बून, तो यू मे स्टार्ट थिंकिंग समथिंग, आपके दिमाग में आ सकता है साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव गॉट. हाउएवर द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इज क्वाइट, इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सट्रीम हैवक्स लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो अब आपने जैसे ही आपके दिमाग में ये टॉपिक आया है साइंस, बेन और बून, एंड एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आपने लिखना चालू कर दिया उसके बारे में तुरंत, एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, बिना सोचे अगर आपने लिखना चालू कर दिया तो वही समझ लिया आपके नंबर कट गए. ये काम आपको कभी नहीं करना, नेवर डू इट. तो सर क्या करना है, जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है आपको अपने टॉपिक को प्लान करना चालू कर देना, लिखना. अब आप बोलेंगे कि सर कितना समय हमको लिखने के लिए देना है और कितना समय हमको प्लान करने के लिए देना है. तो देखिए इसका ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है, परंतु हर हाल में 1/5 जो आपके पास में टाइम है वो टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ सोचने पे देना है. उस समय आपको लिखना चालू नहीं करना. मतलब अगर आपको निबंध लिखने के लिए आपके पास में 30 मिनट्स हैं तो तकरीबन 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में देने हैं. उस समय आपका मन करेगा नहीं सर ये मत कीजिए, नहीं सर, मतलब तुरंत आपका मन करेगा, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा एग्जामिनेशन सिनेरियो में, आपको लगेगा मैं लिख देता हूं, मैं लिखना चालू करता हूं. नेवर डू इट. इफ यू स्टार्ट राइटिंग द मोमेंट यू गेट अ टॉपिक, you are going to get poor marks. Believe me guys, take my word for it. I have a lot more experience than many of you. तो करना क्या है, करना ये है कि रफ पेज लीजिए पीछे या क्वेश्चन पेपर लीजिए, कहीं भी लीजिए, एंड स्टार्ट प्लानिंग अबाउट द ऐसे. प्लान करना चालू कीजिए. तो एन ऐसे कैन बी डिवाइडेड इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स. ऑब्वियसली आपको पता है कि देयर विल ऑलवेज बी अ ब्लडी इंट्रोडक्शन, देयर विल बी समथिंग इन द इंट्रोडक्शन, there will always be a body, and then there will always be a conclusion. This is something that everyone who has read even one article on essay knows, the very important, very easy topic. But the idea is that what are you going to write in the introduction, what are you going to write in the body, and then what are you going to write in the conclusion. What are the different techniques of writing the introduction, writing the conclusion, writing the body? How are you going to go for it? So this is something that I'm going to tell you, maybe in today's class, maybe in tomorrow's class, maybe some other classes, I don't know. But this is something that I'm going to surely tell you if there is a demand for more of these videos. If people do comment and they demand that sir make more videos, then maybe I will take some of my time and I'm going to make. But you do need to understand that since your purpose is to get marks, your essay is purposeful, and since it is deliberate, you should make your essay in a manner that is going to make it interesting for the person to read. सामने वाले को पढ़ के अच्छा लगना चाहिए, और एटलीस्ट अगर अच्छा नहीं लग सकता तो एटलीस्ट उसके लिए पढ़ना इजी होना चाहिए. एग्जामिनर भी आपके जैसा इंसान है, उसके घर में लड़ाई होगी, वो बोर हो रहा होगा, वो आपके जैसे 50 ऐसे पढ़ चुका है और बहुत बुरा लगता है इंसान को. ऐसे में भगवान ने अगर किस्मत आपकी अच्छी रखी तो हो सकता है आपसे पहले वाला ऐसे इतना बुरा हो
कि उसके बाद आपका ऐसे अपने आप में उसको अच्छा लगने लगे, तो हो सकता है आपके ऐसे के सब्जेक्टिवली नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले वाला ऐसे बहुत अच्छा हो तो उसके बाद में सब्जेक्टिवली आपका ऐसे दिखने में बुरा लग सकता है। उनके ना ऐसे में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वो कई सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे लैंग्वेज कैसी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी की हैं, नए आइडियाज़ हैं कि नहीं, इनोवेशन है कि नहीं। वो एक चीज़ हमेशा देखते हैं, वो ये कि आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं, इज़ देयर अ स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे और नॉट, उसमें आपने पॉइंट्स को जो है वेल डिफाइंड तरीके से किया है कि नहीं किया, अलग अलग पैराग्राफ को आपने में अलग अलग आइडियाज़ आपने डाले कि नहीं डाले, पैराग्राफ एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसीलिए अगर आप सिर्फ उन चीज़ों को रिपीट करेंगे जिसे पूरी दुनिया जानती है, तो इंसान का इंटरेस्ट नहीं आता। So one of the tricks in writing a good introduction is to start with something that is immediately going to catch the attention. जैसे जैसे something that the person is will know and that will make the person read more. अब आखिर वो कौन सी चीजें, सवाल उठता है आखिर वो क्या है which is going to make the person read more. तो there are many ways of writing the introduction. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि you can start with a fact. जैसे आप बता सकते हैं, अगर आपको साइंस के बारे में बोला है कि साइंस के लिए जो बजट था वो हमारा देश में यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़ता गया है, ठीक है। या आप पर अगर आप ऐसे शुरुआत करते हैं कि विज्ञान के बिना आज दुनिया में कोई भी चीज़ अछूती नहीं है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया में सब जानते हैं। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कैच द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर और द रीडर इटसेल्फ। तो यू हैव टू थिंक इन द वे दैट व्हाट एम आई गोइंग टू राइट इन द इंट्रोडक्शन दैट इज गोइंग टू कैच द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। या यू कैन स्टार्ट विथ अ नाइस एनेक्डोट। आप कहानी से चालू कर सकते हैं, हाउ साइंस इज समथिंग दैट मेड यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। मे बी कोरोना वायरस, यू डोंट नो किस तरीके से जो है आपने अपने किसी दोस्त की मेडिसिन में उसकी जान बचती हुई देखी। समथिंग, मेक इट पर्सनल। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन पर्सनल स्टोरीज, एवरीवन इज, तो यू कैन राइट इट इन दैट वे। उसके बाद अब आप बोलेंगे प्लान कैसे करना है, तो प्लान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर एक तो ये होता है कि जो भी आपके दिमाग में हो रहा है, राइट दोज थिंग्स इन बुलेट पॉइंट्स। ओके, जैसे मेरे दिमाग में जब मैं साइंस बेन या बून के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में यह आता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज साइंस, दैट इज समथिंग दैट मैं जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था। जैसे अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग, तार्किक विश्लेषण, आलोचनात्मक निर्णय मीन्स अध्ययन, स्टडी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल एनालिसिस एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस। ये 5 पार्ट्स होते हैं साइंस के। तो दैट इज समथिंग दैट आई नो अबाउट व्हाट इज साइंस। दूसरी बात, मेरे दिमाग में जब मैं साइंस बेन या बून के बारे में पढ़ता हूँ तो बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में आते हैं कि एवरी टूल एंड टेक्नोलॉजी एक मैं अपने यूपी वाले मेरे भाई बहनों के लिए बोला, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी होता है। जो ये हम बायोलॉजी या इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कि मुझे बहुत देर से पता चला, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ ताकि आप में से कुछ लोग इसको बेनिफिट पा सकें। टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो भी हैं हमारी, उन सब के का किसी भी प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो इंटेलेक्ट है, which is an extremely common thing, can itself be used in 2 ways. It can be either a boon or it can either be a bane. It can be anything. फिर मेरे दिमाग में, जैसे अब मैं सोच रहा हूँ साइंस बून या बेन के बारे में, तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि it's impossible to go back from what we have. Material progress is irreversible. तो साइंटिफिक मतलब this argument itself or this discussion itself is highly immaterial whether it's a boon or ban. So material progress is irreversible. So what I'm going to do is that I'm going to write down whatever is coming to my mind, and once whatever has come to my mind, I have jotted it down in short bullet points. I'm going to arrange the same. So I can either write 1 or 2 or 3 after that, and in the end I can support the same thing. Now it is quite important that what would be my conclusion. I need to understand and think about my conclusion before I start writing the essay, so that there is consistency in my essay. अब conclusion के बारे में जैसे मैं क्या बोलूँगा, जैसे मेरा इसके बारे में पर्सनल conclusion क्या है, something that I personally believe is that this debate is futile. This debate is not at all relevant in the modern era, because science has become such an important thing. And so my conclusion would be that debate of
बेन और बून is irrelevant, but science is relevant. So this is something that is what is I am going to say. तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर सकना है। तो जो मेरा आज का पहला लेसन है आपके बारे में, आज के लेसन का जो सार संक्षेप में आपको बता रहा हूँ निबंध के बारे में, नंबर 1 जो मैंने बताया, आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज द पॉइंट्स। नंबर 1, निबंध ऐसे बातचीत नहीं है, इट्स नॉट स्पीच। सो नेवर एवर डू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन कमिट। कभी मत कीजिए, कितना भी मन करे मत कीजिए। कैसे भी अगर आपके ख्याल हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो दे आर गोइंग टू मेक मोर इम्पैक्ट, दे विल बी मच मोर यूजफुल एंड दे विल बी इंटरेस्टिंग टू द रीडर, टू द एग्जामिनर। दूसरा, सिंस इट इज डेलिबरेट, सिंस इट इज पर्पसफुल, तो आपको अपने पर्पस, अपने कंक्लूजन का ध्यान पहले से ही रखना है। दूसरा, आपका पर्पस मार्क्स लेना है, तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या आप इजी और साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग है, क्या आप रुचिकर हैं, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, सामने वाले को कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसको नहीं पता, सो दैट ही मे इवेल्युएट यू, ही मे लाइक यू, यू नो। आपके कंटेंट में क्या कुछ मजा है, क्या आपका कंटेंट समझने में आसान है, क्या आपका कंटेंट समझने में स्ट्रक्चर्ड है। तो ये पर्पस का हमेशा सचेत रूप से ध्यान रखना और उसके ऊपर रहते हुए डेलिबरेटली करना, फॉर्मल तरीके से लिखना, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द ऐसे। ये मेरा आज का पहला क्लास, चूंकि 32-33 मिनट ऑलरेडी हो रहे हैं तो मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये मेरा आज का पहला क्लास है निबंध के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मुझे इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में और लोग पूछते हैं, इसके बारे में और रिक्वेस्ट आती हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक अ सेकेंड लेक्चर फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।